रात के 9 बजने आए थे। अब सूर्यकांत जी को भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बहुत देर से बहू आशा भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। इसलिए सूर्यकांत जी ने सोचा कि उठकर खुद ही खाना ले ले। मगर जैसे ही सूर्यकांत जी रसोई में खाना लेने पहुंचे तो देखा कि एक बिल्ली रसोई में चली आई है, जो उनके हिस्से की पड़ी रोटियां निगल चुकी हैं। सूर्यकांत जी को देखते ही बिल्ली खिड़की से भाग गई। मारे भूख के सूर्यकांत जी का हाल बेहाल हो रहा था। इसलिए सूर्यकांत जी रसोई में पड़े डिब्बों को खोल खोल कर देखने लगे कि शायद उन्हें कुछ और खाने मिल जाए। मगर डिब्बे तो सारे खाली पड़े थे। आज फिर सूर्यकांत जी उदास होते हुए सोचने लगे, क्या आज भी उन्हें खाना नहीं मिल पाएगा? वैसे भी कभी कभार ही तो उन्हें खाना नसीब होता है। उतने में उनके बेटे बहू, जो उनके मित्र के बेटे की बर्थडे पार्टी में गए हुए थे, वापस आ गए। बहू आशा ने जब रसोई में सूर्यकांत जी को डिब्बे खोलते देखा तो रसोई में आकर वह सूर्यकांत जी पर जोर से चिल्लाई, बाबूजी, शर्म आनी चाहिए आपको, जो रसोई में इस तरह डिब्बे खोलकर चोरी कर रहे हो। इस उम्र में भी आपका पेट आसानी से भरता नहीं है। पेट है या कुआं? आपके हिस्से की 2 रोटियां तो आप पहले ही खा चुके हैं, फिर भी सारे डिब्बे खोल खोल कर देख रहे हैं। अब तो रसोई में भी ताला लगाना पड़ेगा। आप पर तो बिल्कुल विश्वास नहीं किया जा सकता। सुबह शाम रोटी देने के बाद भी इनकी चटपट खाने की आदत जाएगी नहीं। बस हमेशा मौका देखते हैं कि कब मैं घर से बाहर जाऊं और कब आप रसोई में आकर अपना चटपट वाला सामान ढूंढे। सूर्यकांत जी बोले, बहू, मेरे हिस्से की रोटियां बिल्ली ने खा ली और मुझे जोरों से भूख लग रही है, इसलिए सारे डिब्बे खोलकर देखने लगा कि कहीं कुछ खाने का मिल जाए। मुझे तो सिर्फ 2 वक्त का खाना चाहिए होता है, बाकी मेरी आदत नहीं कि मैं डिब्बे में खाना ढूंढता रहूं। आशा बोली, बाबूजी, हद होती है झूठ बोलने की। एक तो पहले ही आप अपनी रोटियां खा चुके हैं और फिर बिल्ली पर इल्जाम लगा रहे हैं। मेरे रहते तो कभी रसोई में बिल्ली नहीं आई। बिल्ली भी आपकी रोटियां ही खाने आती है और किसी की नहीं है ना। बाबूजी, यह आपकी मनगढ़ंत कहानियां आपके पास ही रखिए, समझे? मुझे पागल बनाने की कोशिश मत कीजिए और चलिए रसोई से बाहर निकलिए। मुझे रसोई को ताला लगाना है। देखती हूँ अब आप मेरी इजाजत बिना रसोई में कैसे खाना ढूंढने आते हैं। सूर्यकांत जी कुछ बोलते उससे पहले ही आशा ने उन्हें रसोई से बाहर निकालकर रसोई को ताला लगा दिया और वह अपने कमरे में सोने चली गई। बेटा सुरेश और बहू आशा अपने एयर कंडीशनर कमरे में सुकून की नींद सो रहे थे और यहाँ सूर्यकांत जी आंगन में पड़ी चारपाई पर लेटे हुए थे। मच्छरों ने इतना परेशान कर रखा था कि सूर्यकांत जी की आंखों से नींद कोसों दूर थी और भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे थे 100 अलग। आज तो बहू आशा ने पार्टी में जाने से पहले सुबह की 2 रोटियां रसोई में रखी थी, वरना बहुत बार तो वह सूर्यकांत जी के लिए कुछ नहीं रख जाती। दोनों बेटे बहू तो बाहर पार्टी से या कहीं बाहर से खाकर आ जाते, मगर घर में बाप भूखा मर रहा है ये ख्याल किसी को नहीं आता था। मच्छरों के काटने से सूर्यकांत जी इतने परेशान हो गए कि उनकी आंखों से नींद कोसों दूर हो चुकी थी। सूर्यकांत जी को पुरानी स्मृतियां याद आ गई। सूर्यकांत जी और उनकी पत्नी सुमन जी मिलकर साड़ियों की एक छोटी सी दुकान चलाते थे। दोनों ने खूब मेहनत कर उसी साड़ियों की छोटी सी दुकान को शोरूम में परिवर्तित कर दिया था, जिस दुकान पर आगे चलकर सुरेश बैठने लगा। सूर्यकांत जी और सुमन जी ने मिलकर साड़ियों का बिजनेस इतना बढ़ा दिया था कि उस शोरूम में 9-10 नौकर रखने पड़े ताकि ग्राहकों की भीड़ को सभी मिलकर संभाल पाए। ये बड़ा मकान बनवाया भी सूर्यकांत जी और सुमन जी ने मिलकर बनाया था। सुमन जी ने हर कदम सूर्यकांत जी का साथ दिया, जिस वजह से थोड़े समय के अंतराल में ही दोनों ने अच्छा खासा पैसा बना लिया था। सुमन जी के बेटे सुरेश की शादी देखने के अनगिनत सपने थे, मगर सुमन जी को कैंसर जैसी बीमारी ने घेर लिया, जिस वजह से 3 महीने के अंतराल में ही वह भगवान को प्यारी हो गई। सूर्यकांत जी ने सुमन जी को ठीक करने के लिए काफी पैसे इलाज में खर्च किए, मगर सुमन जी बच नहीं पाए। इतने बड़े मकान में अब सूर्यकांत जी और सुरेश अकेले बच गए थे। सुरेश उम्र में बहुत बड़ा तो नहीं था, मगर घर में एक औरत की बहुत जरूरत थी जो घर का काम और खाना बना सके, इसलिए सुरेश की शादी कम उम्र में ही आशा से करवा दी। आशा ने शादी के बाद घर का सारा काम काज संभाल लिया और थोड़े ही सालों में एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम सभी ने मिलकर संजू रखा। संजू के जन्म के बाद सूर्यकांत जी का समय अच्छे से गुजरने लगा। संजू को स्कूल से लाना छोड़ना, रोज रात को संजू को कहानियां सुनाना सूर्यकांत जी को खूब लुभाता। पूरा दिन तो सूर्यकांत जी का दुकान पर निकल जाता और शाम से लेकर रात तक वे संजू के साथ खेलने और घूमने में व्यस्त रहते।
वक्त के साथ सूर्यकांत जी बूढ़े होते चले जा रहे थे, जिस वजह से बेटे बहू का व्यवहार उनके लिए अब उखड़ा उखड़ा रहने लगा था। एक बार सूर्यकांत जी दुकान पर बैठे थे और ग्राहक का हिसाब करने में उनसे थोड़े पैसों की चूक हो गई। तब सुरेश रमाकांत जी से बोला कि बाबूजी, अब आपको दुकान पर आने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए दुकान संभालना आपके बस का काम नहीं। बेहतर होगा कि आप घर पर ही रहें। सूर्यकांत जी बोले, अरे बेटा सुरेश, वह आंखों का नंबर थोड़ा बढ़ गया है, इसलिए दिखाई कम देता है। मैंने तुझे पिछले हफ्ते भी याद किया था कि मेरे लिए नया चश्मा ले आ, मगर तू नहीं लाया। नया चश्मा ला दे, फिर ऐसी गड़बड़ नहीं होगी। सुरेश बोला, बाबूजी, इस उम्र में क्यों मेरे खर्च बढ़वा रहे हो? नए चश्मे से बेहतर है कि आप हिसाब किताब करना ही बंद कर दें। और वैसे भी मैं हूं यहाँ और इतने सारे नौकर भी हैं। अब आपका क्या काम है यहाँ? जिस सूर्यकांत जी ने इस छोटी सी दुकान को शोरूम में परिवर्तित किया था, अब उसी दुकान में उनकी कोई जरूरत नहीं थी। सारे नौकरों के सामने बेटे द्वारा अपमान पाकर सूर्यकांत जी अब पूरा दिन घर पर रहने लगे। लेकिन घर पर वह आशा को फुटी आंख न सुहाते। आशा उन्हें ना समय पर खाना देती और ना समय पर चाय। एक दिन आशा बेटे संजू को गर्म गर्म रोटियां खिला रही थी और बोली, मेरा राजा बेटा, ये ले घर का शुद्ध देशी घी इन गर्म गर्म रोटियों पर लगाया है, झटपट खा ले। उतने में संजू बोला, मम्मा, दादाजी भी अंदर भूखे बैठे हैं। वैसे भी आपने मुझे इतनी सारी रोटियां दे दी हैं, मैं इतनी सारी रोटी नहीं खाऊंगा। इसमें से थोड़ी रोटियां मैं दादाजी को दे आता हूँ। उतने में आशा उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, बेटा पहले तू खा ले, फिर मैं तेरे दादाजी को भी गर्म गर्म रोटियां परोसूंगी। संजू जब खाकर चला गया, आशा ने सूर्यकांत जी को 2 सूखी रोटी थाली में डालकर दे दी। सूर्यकांत जी बेचारे सूखी रोटियां चबा नहीं पाए, इसलिए वह रोटियों को पानी में भिगोकर खाने लगे। संजू अंदर से आया तो ये देखकर वह अपने दादाजी से बोला, आप सूखी रोटी क्यों खा रहे हो दादाजी? मम्मा ने नरम रोटियां बनाई हैं, रुको मैं आपको लाकर देता हूँ। कहकर वह रसोई में गया और रोटी के डिब्बे में से नरम रोटियां लाकर दादाजी की थाली में रख दी। आशा जब अपने कमरे से आई और उसने अपने बेटे का दादाजी के प्रति यह प्यार देखा तो वह जल भून गई और उसे यह डर सताने लगा कि उसका बेटा दादाजी का ना होकर रह जाए। दुकान से जैसे ही सुरेश रात को घर आया, वह सुरेश को सारी बात बताते हुए बोली कि उसका बेटा अगर यहाँ उसके दादाजी के साथ रहा तो वह उसके दादाजी का ही होकर रह जाएगा। इसलिए हमें संजू को बाहर पढ़ने भेज देना चाहिए ताकि वह दूर रहकर हमारे प्यार को समझ पाए। पहले तो सुरेश ने ना नकुर की, मगर आशा की जिद के आगे घुटने टेक दिए। सुरेश और आशा ने संजू को बाहर पढ़ने भेजने का मन बना लिया। दोनों पति पत्नी ने मिलकर संजू और उसके दादाजी को दूर कर दिया, जिसका सबसे बड़ा असर सूर्यकांत पर पड़ा। अब सूर्यकांत जी फिर से अकेले हो गए। संजू के बहाने सूर्यकांत जी का दिल लगा रहता था, मगर संजू के चले जाने के बाद सूर्यकांत जी का दिन निकलना मुश्किल हो गया। संजू के बाहर पढ़ने चले जाने के बाद अब आशा के अत्याचार और बढ़ गए थे। पहले संजू के डर से भी वह अपने ससुर जी का लिहाज कर लेती थी, क्योंकि वह जानती थी संजू अपने दादाजी से बहुत प्यार करता है। निशा ने मकान के ऊपरी हिस्सों को किराए पर लगवा दिया और सूर्यकांत जी को मकान के स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया, जहां महीनों का अनाज जमा करके रखा जाता था। सूर्यकांत जी और सुमन जी ने जिस स्टोर रूम को अनाज के लिए बनवाया था, आज उसी स्टोर रूम में सूर्यकांत जी को भी डाल दिया गया था। सूर्यकांत जी और सुमन जी ने उस स्टोर रूम में अनाज के लिए बड़े बड़े टीन के डिब्बे लगवाए थे, जिसमें गेहूं दालें आसानी से स्टोर किया जा सकता था। सूर्यकांत जी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके कभी ऐसे हालात आएंगे कि उन्हें स्टोर रूम में रहना पड़ेगा। एक दिन जब वे बेटे सुरेश से बोले कि उन्हें स्टोर रूम में बहुत गर्मी होती है, तो सुरेश बोला, बाबूजी, आप क्या चाहते हैं कि हमें जो इतना अच्छा किराया मिल रहा है वह बंद हो जाए? आप जानते हैं ऊपर के कमरे किराए पर चढ़ाने के बाद हमें कितना फायदा हो रहा है। आप ठहरे अकेली जान, आप वैसे भी इतने बड़े बड़े कमरों में रहकर क्या करेंगे? और आपको स्टोर रूम में नींद नहीं आती है तो अपनी चारपाई रोज रात को आंगन में लगा दीजिए, ताकि आपको हवा मिल पाए। अब प्राकृतिक हवा की तो बात ही अलग है। यहाँ बाहर सो जाए, जिससे आपको गर्मी भी नहीं लगेगी। सूर्यकांत जी ने इसे ही अपनी किस्मत मान लिया था। अब सूर्यकांत जी पूरे दिन स्टोर रूम में पड़े रहते और रात को आंगन में चारपाई लगाकर सो जाते। बीच बीच में उन्हें सुमन जी की बहुत याद आती कि कैसे दोनों पति पत्नी ने मिलकर इतनी मेहनत करके ये दुकान और मकान बनाया, मगर दोनों को कभी कोई ऐशो आराम ना मिल पाया। सुरेश के पास पैसे की बौछार होने लगी थी, जिस वजह से बेटे बहू का स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा था। अब आए दिन वे लोगों की पार्टियों में जाने लगे थे।
और यहाँ सूर्यकांत जी का हाल बेहाल होता जा रहा था। अब उन्हें 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नसीब नहीं हो रही थी। सूर्यकांत जी की रात आंखों के आंसू पोंछने में ही निकल गई। सूर्यकांत जी सुबह उठे और फिर घर के कामों में लग गए। संजू जब तक घर में था उसके सामने बेटे बहू ने थोड़ा लिहाज कर रखा था, मगर संजू के चले जाते ही आशा सूर्यकांत जी से घर के काम भी करवाने लगी थी। मरता क्या ना करता, बेचारे सूर्यकांत जी आशा के ताने सुनने से बचने के लिए घर के सारे काम भी कर लेते, जिसके बदले आशा उन्हें 2 वक्त की सूखी रोटियां देती थी और कभी कभी तो वह भी नसीब नहीं होती थी। एक दिन आशा ने अपने मायके वालों को खाने पर अपने घर बुलाया और वह सूर्यकांत जी से बोली, मैं रसोई कर दो और हाँ, सफाई जल्दी हो जानी चाहिए ताकि किसी को ये पता ना लगे कि सफाई तुम करते हो। और हाँ, एक बात और, जब तक सब लोग खाना खाकर ना चले जाए अपने स्टोर रूम से बाहर मत आएगा, समझे। सूर्यकांत जी ने पूरे घर की साफ सफाई कर दी और फिर जाकर अपने स्टोर रूम में बैठ गए। बहुत समय बाद आज सूर्यकांत जी सोच रहे थे, बहू के मायके वाले आए हैं तो बहुत बया बया पकवान बने होंगे। आज बहुत समय बाद बहू अच्छा खाना देगी। देखा जाए तो सूर्यकांत जी ने एक अरसे से अच्छा खाना नहीं खाया था। बहू के मायके वाले सब आ चुके थे, सभी मिलकर बाहर खाना खा रहे थे। यहाँ सूर्यकांत जी बेचारे भूख के मारे त्रासित हो गए थे, इसलिए बाहर पानी पीने चले आए। जैसे ही उन्होंने पानी लेने हाथ बढ़ाया, उन्हें आशा बहू की हंसी ठिठोली की आवाज आई। वह बोली, बुड्ढा घर के सारे काम कर देता है मम्मी, इसलिए तो मैं इतनी फ्री रहती हूँ और बदले में इसे 2 सूखी रोटी दे देती हूँ। आज तो सारे घर की साफ सफाई भी बुड्ढे से ही करवाई है। ये सब सुन सूर्यकांत जी की आंख की कोर गीली हो गई और उनके हाथ से मटका नीचे गिरकर टूट गया। आशा गुस्से में अंदर आकर बोली, मटका फ्री में आता है क्या बुड्ढे, अब साफ कर इसे। बेचारे सूर्यकांत जी बहू के मायके वालों के सामने पानी पानी हो गए और रोते हुए मटके के सारे टुकड़े उठाने लगे, फिर फर्श पर पड़ा पूरा पानी साफ करने लगे। इतनी बेइज्जती सहकर सूर्यकांत जी का दिल आज चकनाचूर हो गया था। उनका बेटा सुरेश और बहू आशा अब उनको नीचा झुकाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। सूर्यकांत जी ने अपनी छड़ी उठाई और घर से बाहर चले गए। सुरेश और आशा ने एक बार भी सूर्यकांत जी को रोकने की कोशिश नहीं की। भूखे पेट सूर्यकांत जी सड़कों पर चले जा रहे थे। उन्होंने अपनी जेब खंगाली तो उसमें 500 की एक नोट थी। सूर्यकांत जी ने 20 रुपए का एक वड़ा पाव लिया और खाकर स्टेशन की ओर चल पड़े। सूर्यकांत जी वहां आती जाती ट्रेनों को देख रहे थे और सोच रहे थे कि अब वे घर की सूखी रोटी नहीं खाएंगे। उन्हें कुछ करना होगा जिससे वे इन 500 रुपए के 1000 रुपए बना सकें। वैसे भी सूर्यकांत जी एक पक्के बिजनेसमैन आदमी थे, उनका दिमाग ऐसी बातों में खूब चलता था। उन्होंने एक पापड़ की दुकान से बहुत सारे पापड़ के पैकेट खरीदे और स्टेशन के पुल पर पापड़ बेचने बैठ गए। देखते देखते उनके सारे पापड़ के पैकेट बिक गए और उन्हें 100 रुपए का मुनाफा हुआ। रात को जब वे घर वापस आए, बेटे बहू ने कोई चिंता नहीं दिखाई कि वे कहाँ गए थे और इतनी देरी से क्यों आए हैं। अब सूर्यकांत जी रोज स्टेशन पर बैठकर पापड़ बेचने लगे और जो भी मुनाफा होता उसमें बाहर से ही कुछ ना कुछ खा लेते। घर देरी से आते और सो जाते, सुबह फिर से उठकर अपने काम के लिए चले जाते। बेटा बहू तो खुश थे कि बुड्ढा अब ना घर पर दिखता है और ना दुकान पर, यहाँ तक कि अब इनका खाना भी नहीं बनाना पड़ता। सुबह होते ही निकल जाता है और रात देरी से घर आता है। आशा और सुरेश ने सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया था। अब पूरे दिन आशा घर पर अकेले ऐश से रहती। आशा अपने मोबाइल पर गेम खेल रही थी, उतने में संजू का फोन आया। मम्मा, मैं 2 दिन बाद घर आ रहा हूँ। आशा ये सुनकर खुशी से झूम उठी और सुरेश से बोली, सुनिए जी, संजू को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि उसके दादाजी हमसे तंग आकर घर में नहीं रहते हैं। हम संजू को यही बताएंगे कि दादाजी दिमाग से थोड़े पागल हो गए हैं। सुरेश ने भी पत्नी की बात में हाँ मिलाई और दोनों बेटे के आने की खुशी में घर सजाने लगे। आशा बेटे की पसंद की मिठाइयां बनाने लगी और सुरेश संजू के लिए नए कपड़े लेने चला गया। आज संजू जब इतने सालों बाद अपनी पढ़ाई पूरी कर ट्रेन से वापस घर लौट रहा था, उसने अपने दादाजी को स्टेशन पर पापड़ बेचते देखा। उसे दादाजी को यूं पापड़ बेचते देख झटका लगा। उसने दादाजी के पांव छुए और बोला, दादाजी आप यहाँ पापड़ क्यों बेच रहे हैं। दादाजी संजू को देखकर रो पड़े और उसके गले लग गए। संजू ने जब वापस अपनी बात पर जोर दिया कि वे यहाँ पापड़ क्यों बेच रहे हैं, तब सूर्यकांत जी ने सारी हकीकत संजू को बयां कर दी। संजू ने दादाजी के लिए एक लॉज में कमरा लिया और कुछ खाने पीने की चीजें लाकर दी और बोला, दादाजी जब तक मैं न कहूँ आपको यहाँ से बाहर नहीं आना है। संजू अपने घर पहुंचा तो संजू को देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए।
संजू बोला, दादाजी कहाँ है मम्मा? आशा बोली, क्या बताऊं बेटा, तेरे दादाजी जैसे जैसे बुढ़े होते जा रहे हैं, सठियाते जा रहे हैं। दिन भर घर से गायब रहते हैं और रात को घर आते हैं। जब 2 दिन हो गए और सूर्यकांत जी घर नहीं लौटे तो निशा सुरेश से बोली, सुनिए जी, यह बुढ़ा कहीं मर तो नहीं गया? पूरे 2 दिन हो गए उसको घर से गए हुए, वापस घर क्यों नहीं लौटा ये? सुरेश बोला, मर जाए तो अच्छा ही है ना, हमारे सर से एक बोझ उतर जाएगा। संजू अपने माता पिता की यह बातें सुन चुका था। अब वह समझ चुका था कि उसके माता पिता कितने गिरे हुए इंसान हैं। संजू सूर्यकांत जी के पास आकर बोला, दादाजी, जिस मकान पर पापा और मम्मी अपना हाथ जमा कर बैठे हैं वह सब कुछ आपका है। हमें कोर्ट द्वारा एक नोटिस भेजनी होगी ताकि मेरे मम्मी पापा की अक्ल ठिकाने आए। सूर्यकांत जी भी पोते के साथ मिलकर बेटे बहू को सबक सिखाने तैयार हो गए। अगले ही दिन कोर्ट द्वारा सुरेश को नोटिस पहुंची जिसमें सूर्यकांत जी ने बेटे बहू पर आरोप लगाया था। नोटिस देखकर सुरेश और आशा के होश उड़ गए और दोनों रमाकांत को भर भर कर गालियां देने लगे। संजू ने जब आकर नोटिस पढ़ी तो आशा जी बोली, देखा बेटा, मैंने तुझे पहले ही कहा था तेरे दादाजी सठिया गए हैं, तू खुद ही देख ले। हे भगवान, बुढ़े ने हम पर इस घर और दुकान को लेकर केस कर दिया है। अब हम इस उम्र में कहाँ जाएंगे और यह बुढ़ा इतनी सारी प्रॉपर्टी का अकेला क्या करेगा? संजू बोला, मम्मा, ये तो आपको और पापा को दादाजी पर जुर्म करने से पहले सोचना चाहिए था। बेचारे दादाजी को आप लोगों ने इतना परेशान कर दिया कि उन्हें स्टेशन पर बैठकर पापा बेचने पड़े। धिक्कार है आप जैसे माँ बाप पर। मुझे आप लोगों को अपना माता एवं पिता कहने में शर्म महसूस हो रही है। काश मैं आप लोगों का बेटा ना होता। सुरेश और आशा को जब पता चला कि सूर्यकांत जी और संजू पहले ही एक दूसरे से मिल चुके हैं और यह सब इन दोनों का किया धरा है, दोनों ने मिलकर बेटे संजू से माफी मांगी और बोल, हम लोग तेरे दादाजी से भी माफी मांगने को तैयार हैं। बेटा तू ले चल हमें उनके पास। संजू सूर्यकांत को घर ले आया। सूर्यकांत जी को देख आशा और सुरेश उनके पैरों में गिर पड़े और अपने किए की माफी मांगने लगे, मगर सूर्यकांत जी ने उन्हें माफ नहीं किया और बोले, तुम जैसी नालायक औलादों को मैं कभी माफ नहीं कर सकता। उन्होंने सुरेश और आशा को अपनी सारी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया और उन्हें इस घर में रहने तक की इजाजत नहीं दी। सुरेश और आशा को ये दुकान और घर छोड़कर हमेशा के लिए जाना पड़ा। दादा और पोते ने उन्हें बिल्कुल माफ नहीं किया। संजू बोला, दादाजी आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन रह चुके हैं, मुझे भी अच्छा बिजनेस करना सिखाए। सूर्यकांत जी बोले, बेटा देख लेना, एक दिन तू मुझसे भी बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। और दोनों हंस पड़े। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए 1 लाख के बराबर है।